नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जहां शेयर बाजार ने आईटी शेयरों में मजबूती के दम पर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ भारी भरकम शेयरों में मुनाफा वसूली के कारण बढ़त सीमित हो गई। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 50.15 अंक यानी 0.06% की बढ़त के साथ 82,276.07 अंक बंद पर हुआ। कारोबार के दौरान ये एक समय 731.99 अंक उछलकर 82,997.91 तक पहुंच गया था। वहीं एनएससी का निफ्टी 50 57.85 अंक यानी 0.23% चढ़कर 25,482.50 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंटरग्लोब एविएशन, सन फार्मास्यूटिकल, महिंद्रा एंड एएमपी महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टेक महिंद्रा के शेयर बढ़त में रहे। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अडानी पोर्ट्स और इटर्नल में गिरावट दर्ज की गई। निशाने पर भारत, इंडोनेशिया समेत कई देश। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से करारी हार मिली, लेकिन इसके बाद से उनका टैरिफ अटैक का सिलसिला भी शुरू हो गया। बता दें कि पहले 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया, फिर इसे बढ़ाकर 15% किया है। टेंशन बढ़ा दी गई तो अब अमेरिका ने भारत समेत इंडोनेशिया और लाओस जैसे देशों से आयातित सोलर एनर्जी प्रोडक्ट पर निशाना साधा और भारी प्रारंभिक आयात शुल्क निर्धारित किया। भारत पर यह 126% तय किया गया। इसका असर इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत से सौर ऊर्जा उत्पादों के आयात पर 126% का प्रारंभिक शुल्क निर्धारित किया। वह इंडोनेशिया के लिए यह प्रारंभिक शुल्क 86% से 143%, जबकि लाओस के लिए 81% तय किया गया। ये इंपोर्ट ड्यूटी रेट से विदेशी सब्सिडी को देखते हुए निर्धारित किया गया। अमेरिका का मानना है कि इन देशों के निर्यातकों को घरेलू सोलर एनर्जी प्रोड्यूसरों के उत्पादों की तुलना में कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति मिलती है। ट्रंप प्रशासन द्वारा भारी भरकम टैरिफ लगाने के इस कदम का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को लाभ पहुंचाना है। मेटल शेयरों में आज काफी तेजी दिख रही। करीब 2.5% की उछाल के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच गया। दरअसल आज उस सेक्टर पर एक कई ग्लोबल ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि मेटल सेक्टर में तेजी के क्या ट्रिगर है, किन कंपनियों पर दांव लगाना चाहिए। ब्रोकरेज की ओर से बुलिश रिपोर्ट पर मेटल शेयरों में मूवमेंट्स बढ़ा है। सिटी का कहना है कि 5.5x ईवी ईबीटीडीए पर वेदांता का वैल्यूएशन आकर्षक है। शेयर में 15% तेजी की संभावना है। डीमर्जर की वजह से वेदांता में तेजी संभव है। सिटी की पेयर ट्रेड की सलाह, वो वेदांता पर ओवरवेट, जेएसडब्ल्यू स्टील पर अंडरवेट है। वैल्यूएशन रेटिंग जारी है। दिसंबर के निचले स्तरों में भारतीय 4C की कीमतें 18% ऊपर है। रिबार की कीमतों में और ज्यादा तेजी है। लॉन्ग स्टील में ज्यादा एक्सपोजर से जिंदल स्टील का सबसे ज्यादा फायदा संभव है। सीएलएसए ने जेएसडब्ल्यू स्टील की रेटिंग अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर होल्ड करते हुए 1200 रुपए का टारगेट दिया। हुआ जिंदल स्टील की होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए 1375 रुपए का टारगेट दिया गया है। स्पाइसजेट के शेयरों में एक ब्लॉक डील के बाद भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर 10% तक टूटकर अपनी लोअर सर्किट सीमा पर पहुंच गए। इस ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के करीब 8.4% इक्विटी हिस्सेदारी का लेन देन हुआ। इस डील में स्पाइसजेट के करीब 15 करोड़ शेयर एक साथ ट्रेड हुए। इससे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया। स्पाइसजेट के शेयर भी ऐसे पर 10% गिरकर 12.88 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। ये लगातार 7वां दिन है जब इस एयरलाइन कंपनी के शेयर में गिरावट आई। पिछले 7 कारोबारी दिनों में ये शेयर करीब 25% टूट चुका है। वहीं बड़े पैमाने पर शेयर बिक्री से यह संकेत गया है कि किसी बड़े निवेशक ने हिस्सेदारी घटाई। इससे छोटे निवेशकों में बेचैनी बढ़ गई। हालांकि ब्लॉक डील में शामिल खरीदार और विक्रेता की जानकारी तुरंत सामने नहीं आ पाई थी। जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर तिमाही में क्षमता में 56% की बढ़ोतरी मुख्य कारण है। बयान में यह भी कहा गया कि एयरलाइन अपनी क्षमता को 2 गुना करने की योजना बना रही है।
विंटर 2026 तक उपलब्ध सीट किलोमीटर क्षमता को 220 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है। हालांकि बकाया भुगतान नहीं होने के कारण ये कदम उठाया गया। बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न कर पाने के कारण कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली कुछ उड़ानों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। भारतीय शेयर बाजारों में आज काफी शानदार तेजी देखने को मिली। एक दिन पहले की भारी गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी लौटी। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 600 अंक से भी अधिक उछल गया, तो वहीं निफ्टी ने एक बार फिर 25,600 के स्तर को पार कर लिया। सबसे अधिक तेजी आईटी, ऑटो और मेटल शेयरों में देखने को मिली। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी रही। यहाँ तक कि सभी 16 प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बता दें कि सुबह 10:10 पर बीएसई सेंसेक्स 613 अंक की बढ़त के साथ 82,839 पर कारोबार करते हुए नजर आया। निफ्टी 196 अंकों की मजबूती के साथ 25,621 के आसपास कारोबार करता। अगर स्टॉक मार्केट के तेजी की बात करें तो कुछ अहम कारण जिससे स्टॉक मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली, जैसे कि आईटी शेयरों ने एक दिन पहले की भारी बिकवाली के बाद आज मजबूत वापसी की। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.23% बढ़कर एनएससी का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बन गया। वहीं मेटल शेयरों में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2.5% की बढ़त के साथ अपने लाइफ टाइम हाई के कारोबार पर पहुंच गया। हालांकि इन सकारात्मक रिपोर्ट के असर से मेटल शेयरों में तेजी के मोमेंट में मजबूत हुआ। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने लॉर्ड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के शेयर पर कवरेज शुरू किया। रेटिंग बाय रखी है और टारगेट प्राइस 1600 रुपये प्रति शेयर दिया। यह पिछले क्लोजिंग प्राइस से 37% ज्यादा है। आज इस स्टॉक में तेजी है। वहीं बीएसई पर शेयर पिछले बंद भाव से 5% तक उछलकर 1224 रुपये के हाई तक गया। नोमुरा का मानना है कि कंपनी एक प्योर प्ले माइनर से ज्यादा अब एक स्थिर, डाइवर्सिफाइड और कम सैक्लिफाइड बिजनेस मॉडल पर शिफ्ट हो गई है। हालांकि वित्त वर्ष 25 में ये 1900 करोड़ रुपए था। वहीं नोमुरा लॉर्ड्स मेटल्स एंड एनर्जी स्टॉक के लिए कुछ रिस्क भी बनाए रखे गए। तो वहीं बीएचक्यू बेनिफिशियल से पायलट प्रोजेक्ट जैसे नतीजे नहीं मिलना और नक्सल एक्टिविटीज का फिर से सामने आना। स्टॉक की फेस वैल्यू ₹1 शेयर 2 साल में निवेशकों का पैसा डबल कर चुका। एक महीने में 9% तक चढ़ा। 3 फरवरी तक कंपनी ने प्रोमोटर्स के पास 63.64% हिस्सेदारी की। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 64,500 करोड़ रुपए हो गया। अक्टूबर दिसंबर 2025 तिमाही में लॉर्ड्स मेटल्स एंड एनर्जी का स्टैंड एलोन बेसिस पर रेवेन्यू 3,839.80 करोड़ रुपए हुआ। इस बीच शुद्ध मुनाफा भी देखने को मिला। भारतीय सोलर कंपनियों के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जी समेत इस सेक्टर के कई शेयर 14% तक टूट गए। ये गिरावट अमेरिकी सरकार के एक फैसले के बाद है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सोलर सेल और सोलर पैनल पर भारी डिस्काउंट वेलिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया। इस फैसले के बाद सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के शेयर दबाव में आ गए। वारी एनर्जीज का शेयर भी काफी बढ़त के साथ नजर आया। शुरुआती कारोबार में ये लोअर सर्किट के करीब पहुंच गया था। प्रीमियर एनर्जीज के शेयर भी 12% से ज्यादा गिरकर 681 रुपए के स्तर पर आ गए। हालांकि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी 6% से ज्यादा फिसल गया। सोलर लेक्स एनर्जी में करीब 5% और सात्विक ग्रीन एनर्जी में लगभग 3% गिरावट देखने को मिली है। इससे अमेरिकी कंपनियों को कंपटीशन में भी नुकसान हुआ है। सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ये उतार चढ़ाव लगातार जारी। निवेशक इस बात को लेकर चिंता में कि सोने की चाल आगे कैसी रहने वाली। विषय की समझ रखने वाले जानकारों का मानना है कि सोने की कीमतों में आया ये उछाल सिर्फ अस्थायी तेजी नहीं बल्कि ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली में स्थायी बदलाव का संकेत हो सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस पर अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की। फर्म के अनुसार सोने में आई ये तेजी निवेशकों और केंद्र बैंकों की बदलती सोच को दर्शाती है। सोने की कीमतों का रुख वास्तविक ब्याज दरों का उल्टा माना, लेकिन 2023 से 25 के दौरान पॉजिटिव ब्याज दरों के बावजूद सोने में तेजी देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक निवेशक अब केवल ब्याज दरों पर निर्भर नहीं बल्कि वे वित्तीय स्थिरता और बढ़ते कर्ज दबाव जैसे वजह पर भी ध्यान दे रहे हैं।
ऐसे में अगर बात करें तो निवेशक इसकी खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म होने जा रहा है। नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले टैक्स हार्वेस्टिंग से आप अपनी टैक्स लेबिलिटी घटा सकते हैं। ये काम आपको 31 से पहले पहले करना होगा। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। वहीं टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में जिन लोगों को नहीं जानकारी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टैक्स हार्वेस्टिंग ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल कैपिटल गेन्स, खासकर शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स को घटाने में मदद मिलती है। इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल वित्त वर्ष खत्म होने से पहले या 29 मार्च से पहले करना होता है। इसका मतलब है कि आपको 31 मार्च तक सभी कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉस बुक करना होगा। ये 2 तरह का होता है, टैक्स गेन हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इन दोनों का इस्तेमाल मार्केट की अलग अलग स्थितियों में टैक्स के बाद रिटर्न को बढ़ाने के लिए होता है। हालांकि पैसे को फिर से इन्वेस्ट किया जाता है, इससे परचेज प्राइस बदल जाती है और भविष्य में इन्वेस्टर के टैक्स लायबिलिटी घट जाती है। भारत में जब भी सुरक्षित निवेश की बात होती है तो सबसे पहले बैंक एफडी का नाम आता है। एफडी को आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन बदलते ब्याज दर चक्र, बढ़ती महंगाई और टैक्स नियमों में बदलाव के कारण अब सिर्फ एफडी पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं माना जा रहा है। एफडी में आपका पैसा सुरक्षित रहता है और रिटर्न तय होता है, लेकिन असली सवाल यह है कि टैक्स काटने और महंगाई को जोड़ने के बाद आपके हाथ में क्या बचता है। अगर आप 30% या उससे ज्यादा टैक्स स्लैब में हैं तो कई बार एफडी का रिटर्न टैक्स के बाद महंगाई से भी कम रह जाता है, यानी पैसा सुरक्षित दिखता है लेकिन उसकी असली कीमत धीरे धीरे घटती रहती है। अगर आपका निवेश समय कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा का है तो एक विविध डाइवर्सिफाइड फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बनाना समझदारी हो सकता है, जिसमें स्थिरता, लिक्विडिटी और टैक्स बचत का संतुलन हो। वहीं डेट म्यूचुअल फंड ब्याज दर और क्रेडिट जोखिम को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करते हैं। इन फंड्स में लगभग 50 से 60% हिस्सा डेट में और बाकी रणनीति में लगाया जाता है। बीएमसी यानी मुंबई का इलाका, जहां दुनिया के टॉप अमीरों में शुमार कुछ लोगों का रिहायशी इलाका है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर फिल्म स्टार्स में से एक रहते हैं। जिस शहर को भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, उसी शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट पेश किया गया। खास बात तो है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बीएमसी का बजट 80,000 करोड़ रुपए के पार यानी करीब $9 बिलियन पहुंच गया। मुंबई का इतना बजट होना भी कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया के मानचित्र में इस इलाके का काफी महत्व है। खास बात तो यह है कि अकेले बीएमसी का बजट देश के 5 राज्यों से काफी ज्यादा है। कुछ राज्यों के मुकाबले में ये 4 से 5 गुने के करीब पहुंच गया। हालांकि बता दें, जिनका बजट बीएमसी के मुकाबले में काफी कम है। बीएमसी ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए 80,952.56 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान कर दिया, जो कि वित्त वर्ष 25-26 के मुकाबले 8.77% अधिक है। बीएमसी के आयुक्त भूषण गगरानी ने बजट पेश किया, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 48,164.28 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। वित्त वर्ष 26-27 के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 32,698.44 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। बजट में अनुमानित कमाई 51,510.94 करोड़ रुपए रहने का अनुमान। प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू, जो बीएमसी के आय के प्रमुख स्रोतों में एक है, 26-27 के लिए 7,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। खास बात तो यह कि बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। वैसे जिन राज्यों का जिक्र हम करने जा रहे हैं उनका अगला वित्त वर्ष का बजट सामने नहीं आया है। जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन दूसरे फेज का अनावरण किया तो ये 2021 में शुरू हुए पॉलिसी एक्सपेरिमेंट का ही अगला हिस्सा था, लेकिन ये पब्लिक बैलेंस शीट पर ज्यादा बोझ डाले बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने की केंद्र की स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाने का भी एक तरीका बन गया है। हालांकि यूनियन बजट 2025-26 में घोषित 25 से 30 के लिए एसेट मोनेटाइजेशन प्लान को लागू करता है। आंकड़े काफी बड़े देखने को मिल रहे हैं। सरकार 12 मंत्रालयों में 2000 से ज्यादा एसेट्स को मोनेटाइज करने की योजना बना रहा है। ऐसे में एनएमपी 1.0 के बाद जिसने 5.3 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जबकि टारगेट 6 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। एनएमपी 2.0
एक स्केलिंग ऐप एक्सरसाइज है और ये भी कि क्या एसेट मोनेटाइजेशन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मॉडल का एक स्ट्रक्चर पिलर बन सकता है, ये भी बताने वाला माना जा रहा है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।